Here in this video, I will discuss some of the questions, some of the common questions which are frequently asked in interview, and it is not related to any particular student. It is common. Obviously, all questions will not be asked from same candidate, but some of the questions are asked, and for example, one or two questions are asked from almost everyone. Okay, so we'll see. And depending on, I'm always saying ki in personality test, in interview, every candidate will have different answer, even if same question is asked. So frame your answer according to your DAF, according to your personality, according to your life achievement, according to your uh, curriculum. Okay, so see some of the questions which are frequently asked. For example, this is the first question, introduce yourself. In fact, when you go to some place, when you meet some people, even if, for example, you are with your some of the friend, then also you are introducing yourself. But there, it is not about formal. It is about casual type of things. But it is the first thing वो इंटरव्यू में जिसको कहते हैं ब्रेकिंग द आइस. ब्रेकिंग द आइस मीन्स जो आपके बीच एक साइलेंस है, दोनों के बीच जब आप जाते हो, तो मे बी आप जो इंटरव्यू बोर्ड में जो हेड हैं, जो उसके चेयरपर्सन हैं, उनका नाम आप जानते हो, या जो अदर मेंबर्स हैं, हो सकता है आप उनके बारे में कभी देखे हो, उनको देखे हो या उनके बारे में कभी पढ़े हो और अचानक नजर आया तो आप पहचान गए. लेकिन फिर भी एक वो तो आपको प्रॉपर नहीं जान रहे, वो आपके डीएफ से आपको जान रहे हैं, तो आपको इंट्रोड्यूस करना होता है. तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में इट्स बेटर है कि इसको शॉर्ट रखो. जब भी ये पूछा जाता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपको अपना नेम, ओके, आई एम सो एंड सो, ओके, नेम. फिर आप अपना ये बताओगे आई बिलोंग टू. नेम के बाद कहीं भी आई बिलोंग टू, ओके, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ. माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ओके, सो आई डिड, इनफैक्ट माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं बोलोगे, आई डिड, ये जो भी एक तरह से इन नॉर्मल है. 10th 12th के बारे में नहीं बता रहा हूँ, जो ग्रेजुएशन मेनली है. या आप उस केस में तब बता सकते हो जब फॉर एग्जांपल 10th 12th आपने डिफरेंट प्लेसेस से किया है और ग्रेजुएशन डिफरेंट प्लेसेस से, या कुछ ऐसा सिचुएशन है तो आप बता सकते हो. Otherwise, in general, I did my graduation in this subject from here. आप यूनिवर्सिटी का नेम ले सकते हो या इंस्टीट्यूशंस का नेम ले सकते हो, और उसके बाद आप ये प्रिपरेशन कर रहे हो. तो ये इतना नॉर्मली. अब उसके बाद सम टाइम क्या होता है ना कि जनरली आप इतना बोल करके पॉज लेते हो. अब सम टाइम क्या होता है कि वो बोलते हैं कि प्लीज कंटिन्यू. तो आपको कुछ और चीजें ये है कि आप अपने फैमिली के बारे में लिटिल बता सकते हो, या माय हॉबी ये आप बता सकते हो, ओके. या फिर कुछ ऐसी चीजें जो आप टीएएफ में मिस कर गए थे. सिंस फॉर एग्जांपल 21 बैच के जो भी कैंडिडेट हो, तो डीएएफ आपने फील किया 21 में, एंड ऑफ 21 में आपने डीएएफ फील किया, तो 1.5 years हो गए हैं, 1.5 years हो गए. अब उसके बाद यदि आपकी कुछ अचीवमेंट है, आपने कुछ प्राप्त किया, या आप कहीं जॉब कर रहे हो, इधर प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, दैट डजंट मैटर, तो आप उसको ऐड कर सकते हो. कंटेंट थोड़ा सा और रखो, लेकिन इन नॉर्मल जो है शॉर्ट रखो. नेम, आई बिलोंग टू, माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आई आफ्टर दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन. जो भी एक दो आप बता सकते हो, ओके. फिर आपको वो यदि कुछ नहीं बोलते हैं तो यू कैन कंटिन्यू लिटिल. इसके बाद थोड़ा सा 3 4 सेकंड पॉज देना है. फिर यदि वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो आप यू कैन कंटिन्यू, या कुछ बोलते हैं तो ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे होता है कि वाई सीएपीएफ, जो यानी इसको इस फॉर्म में नहीं, इसको इस फॉर्म में भी पूछा सकता है. वाई यूनिफॉर्म फोर्सेस, यूनिफॉर्म फोर्सेस, या वाई यूनिफॉर्म जॉब, या वाई इन दिस जॉब, मतलब एन नंबर ऑफ वाई इन दिस जॉब. तो जो भी आपको इस ढंग से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई सीएपीएफ, वाई policing, वाई इन इंटरनल सिक्योरिटी, वाई यू आर कमिंग टू दिस जॉब. तो इन चीजों का एक चीज हमेशा मैं हमेशा यही हर क्वेश्चन में यही चीज आपको बोलता हूँ
कि शुड रिप्लाई एज पर योर डीएएफ। आपके डीएएफ में जो है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे आप एस्पिरेंट्स हो जिन्होंने सीडीएस एनडीए एग्जाम दे रखा है, या फिर इसके पहले भी आप सीएपीएफ के एग्जाम में अपियर हो चुके हो, या सिविल सर्विसेज का। तो आपको इस ढंग से है कि या तो कुछ के जैसे देखो, अब फॉर एग्जांपल है कुछ के फादर या मदर जो भी है वो जॉब में है और यूनिफॉर्म फोर्सेस में, ऑब्वियसली मेजोरिटी के, आई एम नॉट हेयर सेइंग लाइक जेंडर बायसनेस रिगार्डिंग, लेकिन मेजोरिटी के मैं जब देखता हूँ डीएफ, तो क्या है वो फादर उनके यूनिफॉर्म फोर्सेस में, मतलब मेजोरिटी इन द सेंस जिनके भी फादर जिनके भी पेरेंट में से कोई है यूनिफॉर्म फोर्सेस में, तो मैक्सिमम के केसेस में फादर ही है। तो आप ये बताओगे, या फिर किसी के कजिन या किसी के ब्रदर, बहुत ऐसे लोग हैं कि जिनके भाई हैं वो यूनिफॉर्म फोर्सेस में, आइदर डिफेंस में, और फिर आपका इंक्लिनेशन भी है, तो उनके लिए ये आसान हो जाता है, उनके लिए बहुत ये मतलब डिफिकल्टी ही नहीं है, क्योंकि आपका डीएएफ इट से बता रहा है कि आप जो कुछ कर रहे हो वो जस्टिफाइड है, और वो आप ये कर रहे हो अपने डीएएफ के अनुसार, और आपने उस चीज को किया है। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके फैमिली में फर्स्ट टाइमर आप हो, और वो भी ये फर्स्ट टाइम इंटरव्यू आप दे रहे हो, तो आप कुछ स्टोरी बता सकते हो कि हाँ, अब हमने फॉर एग्जांपल जब इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, या फिर जब हम ग्रेजुएशन में थे, तो हमने ये देखा, या फिर हमारे साथ के कुछ लोग थे एनसीसी उन्होंने किया, लेकिन तब तक मैं तो ज्वाइन नहीं कर पाया था, लेकिन यस आई हैड पैशन। फिर फॉर एग्जांपल यह चीज है कि आप ये बोल सकते हो कि व्हेन आई स्टार्टेड वाचिंग डॉक्यूमेंट्री, या फिर मैंने किसी पर्सन का, फेमस पर्सनालिटी है, उनका बायोग्राफी पढ़ा, या फिर किसी मूवी को देखा तो उसमें से मुझे मोटिवेशन मिला। तो कोई भी ऐसी स्टोरी, लेकिन वो स्टोरी जब आप बताते हो तो वो रियलिटी लगनी चाहिए, ये नहीं उन्हें लगना चाहिए कि ये एक तरह से फैब्रिकेटेड ये है, बनाया हुआ है। तो आपका अब जैसे कुछ कैंडिडेट हैं एनसीसी किए हुए हैं, तो एनसीसी किए हुए हो तो आपको एक तरह से जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं होती है, जैसे ऑब्वियसली वो तो आंसर आप बताओगे, लेकिन आपका डीएफ इटसेल्फ कहता है कि ये जो भी कैंडिडेट है वो मोटिवेटेड है, वो पहले से ही यूनिफॉर्म फोर्सेस में जाना चाहता है। लेकिन नहीं है तो कुछ तो आपको स्टोरी क्रिएट करो, जो स्टोरी जो है वो रियल में अच्छा लगता है। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल होता है कि जैसे वाई सीआईएसएफ, सीआईएसएफ इस वजह से कि और एनी अदर फोर्स इज योर फर्स्ट चॉइस। तो कोई भी फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने बताया आपको कि इन जनरल जो है 80% कैंडिडेट्स जो हैं, जिनसे मैं ऑब्वियसली मैं सबको तो नहीं जानता हूँ ना, लेकिन मैं जिनको जान रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो एट सपोज 80% प्लस जो हैं वो सीआईएसएफ दे रहे हैं। तो क्यों सीआईएसएफ? तो ये आप अपना यहाँ भी आप रिलेट करो। अब रिलेट करने का मतलब है कि यदि कोई किसी के फैमिली मेंबर फ्रेंड हैं, तो वो चीज आप बताओगे कि हाँ, जो भी है हमारे पिताजी हैं, या हमारे चाचा ताऊ मौसा जी मामा जी, या फिर मेरे फ्रेंड्स जो भी हैं, कुछ लोग हैं, या फिर मान के चलो आप सपोज मेट्रो सिटी में रह रहे हो, और जहां आप सपोज करो कि दिल्ली में कोई रह रहा है, और दिल्ली में कोई रह रहा है, तो दिल्ली में भी क्या है, दिल्ली मेट्रो जो है, मेट्रो आपका ट्रांसपोर्टेशन का लाइफ लाइन है। माई सेल्फ व्हेन आई वाज स्टेइंग इन दिल्ली, तो मैं जो फॉर एग्जांपल कहीं भी जाना होता था तो बेस्ट वे आपका मेट्रो ही होता था। 2 इयर्स मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन जब करा, तो ऑब्वियसली कॉलेज डिफरेंट प्लेस पे था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एसआरसीसी, फिर मैं डिफरेंट प्लेसेस पे रहता था, लेकिन मेट्रो की कनेक्टिविटी थी, वन टाइम चेंज करना पड़ता था, लेकिन ये मेट्रो में क्या होता, पंक्चुअल होता। अब आप डेली सपोज जा रहे हो, या वीक में 5 डेज 6 डेज, 6 डेज का क्लास सपोज हमारा चलता था मंडे से सैटरडे तक। अब हम डेली यदि जा रहे हैं, तो वहाँ उन चीज़ों को देख रहे हैं, उनको कि अब ये आप नहीं बोल सकते हो ना कि आई एम फ्रीक्वेंट फ्लायर, सो वो एक तरह से मतलब एग्जैजरेशन टाइप का हो जाता है कि आप यदि डेली आप फ्लाइट यूज कर रहे हो, दैट्स मीन आपकी बहुत बड़ी हैसियत है, और तो फिर आप आई थिंक मतलब एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, बट इन जनरली आप ये नहीं आओगे, लेकिन मेट्रो में आप देख रहे हो, या फिर फॉर एग्जाम्पल है कि किसी के पेरेंट्स या कोई भी है ऐसे इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस में हैं, या आप कैंपस में कभी रहे हो कुछ दिन के लिए जहां आपने देखा, तो आप वो कर सकते हो। अब सेम सिचुएशन रिलेटेड टू अदर फोर्स, या इसमें सिर्फ वही चीज नहीं, ये तो एक पार्ट हुआ। उसके बाद जैसे है कि ये इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस को ये करता है, ये कॉस्ट कंपेंसेटरी फोर्स है, इसमें ये यूनिकनेस है, तो हम इन सारी चीजों को अट्रैक्ट। सेम सिचुएशन फॉर एग्जांपल बहुत ऐसे लोग हैं जिनका आईटीबीपी फर्स्ट चॉइस है, किसी का पीएसएफ फर्स्ट चॉइस है, किसी का एसएसबी फर्स्ट चॉइस है, किसी का सीआरपीएफ फर्स्ट चॉइस है। तो आप उस फोर्स से रिलेट करने की कोशिश करो। पर्सनालिटी टेस्ट में ये नहीं है कि वो आपको लाइव
डिटेक्टर टेस्ट क्या कर रहे हैं कि यस ये जवाब बिल्कुल गलत है और ये नहीं। वो आपका जो कुछ एक एज ए पर्सन वो लोग देख रहे हैं, वो ऑब्जर्व आपको कर रहे हैं। तो आपकी जो पर्सनालिटी और आपके जो डीएएफ कहते हैं उसके अनुसार आप चीजों को जस्टिफाई कर रहे हो, तो ठीक है। तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, इन नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आप पाओगे, उसके आधार पे उसको ये करो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये होता है कि वाई व्हाट आर यू डूइंग सिंस योर ग्रेजुएशन, या इनफैक्ट कह सकते हो व्हाट हैव यू बीन डूइंग। अब ऑब्वियसली बात है कि वो उस ढंग से कुछ जरूरी नहीं है। और यस डियर, व्हाट वेर यू डूइंग सिंस ग्रेजुएशन, मतलब किसी भी सेंस में इसको बोल सकते हैं। तो जो खास करके ये तब जब ग्रेजुएशन में गैप 2 3 या मोर इयर्स, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं और वो जनरली देखो कुछ ऐसे कैंडिडेट मान के चलो, खास करके जब रिजर्व कैटेगरी में आप होते हो, क्योंकि जनरल वाले में क्या होता है कि आपका 20 से 25 तक होता है। तो अब सपोज कुछ एक्सेप्शनल कैंडिडेट हैं कि जस्ट 19 ईयर्स में ग्रेजुएशन कर लिए, मतलब कम होते हैं जनरली 20 ईयर्स में ग्रेजुएशन लोग करते हैं, या मतलब बहुत सारे 19 में भी कर लेते हैं, कुछ एक्सेप्शनल है 18 में भी करते हैं। ऑब्वियसली है उनका स्पेसिफिक केस होता है। लेकिन सपोज आपने 20 के आसपास में किया तो 3 ईयर्स का आपका सपोज गैप हो गया, 4 ईयर्स। लेकिन यदि आप रिजर्व कैटेगरी में हो तो आपका हो सकता है 8 ईयर्स भी गैप हो सकता है ना, कि आपने सपोज करो कि 20 ईयर्स के एज में या 19 ईयर्स के एज में 20 ईयर्स की ग्रेजुएशन किया, लेकिन आप सपोज किसी ऐसे रिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हो जहाँ 28 30 या उससे भी ज्यादा आपको रिजर्वेशन मतलब के आधार पर मिल रहा, तो आपके पास 8 ईयर्स भी ग्रेजुएशन का गैप, आप उस बीच में कुछ नहीं किए सपोज, तो आपको तो बताना पड़ेगा ना कि हम ये क्या कर रहे थे। तो वहाँ देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, अब बहुत ज्यादा गैप होता है तो फिर तो वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। लेकिन अभी एक तरह से कुछ गैप है, तो आप कोविड 19 आपके पास बहाना है, मान के चलो कि बहाना क्या, इन द सेंस है कि आप मोर रियलिस्टिक रहो कि आई एम ट्राइंग, आई वाज ट्राइंग, आई हैव बीन ट्राइंग कंटिन्यूअसली, but few places I got opportunity suppose, but I was not interested in fact, या फिर प्राइवेट सेक्टर में जॉब मुझे मिल रहा था तो मैंने नहीं किया। या फिर जैसे कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो आप प्राइवेट सेक्टर में जैसे सपोज कोई ट्यूशन ही पढ़ा रहे हो, तो एक तरह से ठीक है, मतलब घर वालों से ये था कि चलो ठीक है थोड़ा सा, या फिर मैं अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए कुछ मैंने थोड़ी सी अर्निंग करता हूँ तो मेरा काम चल जाता है। तो इस टाइप के आप जो भी चीजों को ये कर सकते हो, ये ऐसा बड़ा इसमें अपराध टाइप का अपने को नहीं फील करो कि मेरा गैप है तो क्या होगा। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल, व्हाई यू शुड बी सिलेक्टेड, देयर आर सो मेनी कैंडिडेट्स वेटिंग आउटसाइड, ये क्वेश्चन कुछ कैंडिडेट से पूछे जाते हैं। तो इसमें आप अपने स्ट्रेंथ को बताओगे। अब स्ट्रेंथ को बताओगे तो नो डाउट वो भी आप हमेशा ध्यान रखो कि आप परफेक्टली जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, वहां क्रॉस क्वेश्चन यदि पूछते हैं तो। लेकिन आप अपने लेवल से कुछ करेक्टरिस्टिक्स कि हमारे अंदर ये है, अब करेक्टरिस्टिक्स में क्या बताओगे आप, लीडरशिप क्वालिटी जो होती है। अब लीडरशिप क्वालिटी में यही चीज इसमें भी ये ध्यान रखना है कि वो करेक्टरिस्टिक्स, वो चीजें आप बताओ, वो अपनी प्रॉपर्टी बताओ जो आपका डीएएफ में हो, कहीं ना कहीं डायरेक्ट ना हो तो इनडायरेक्ट आपका मैच कर रहा हो, तो कुछ वो चीजें आपको बतानी चाहिए, उस चीज को आपको बताओ। अब एन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं और हमेशा ध्यान रखो कि 99.5% फॉर एग्जांपल लोग से बेटर हो करके आप वहां गए हो, ऑब्वियसली है कि जितने रिटर्न क्वालिफाई किए उसमें से हाफ या मोर देन हाफ जो होते हैं वो कुछ तो रिपोर्ट नहीं करते हैं, कुछ फिजिकल मेडिकल के कारण बाहर हो जाते हैं, और कुछ का है कि प्रीवियस ईयर में सिलेक्शन हो गया तो अब नहीं जाएंगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, और मे भी कुछ कैंडिडेट्स आपसे, कुछ कैंडिडेट्स या बहुत सारे कैंडिडेट्स आपसे बेटर होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट आपसे खराब होंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये करना है कि मेरे अंदर क्या है, किसके अंदर क्या है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन मेरे अंदर क्या है वही। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इसके आधार पर सिलेक्शन करते हैं, नहीं, वो जानना चाहते हैं कि एक स्टूडेंट, एक कैंडिडेट, एक एस्पिरेंट जो 22 ईयर्स, 23 ईयर्स, 24 ईयर्स, 25 ईयर्स अपने लाइफ का जी चुका है, तो वो क्या अपना कुछ गुण बता सकता है, कुछ अपने स्ट्रेंथ बता सकता है, कुछ अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को, ट्रेट्स को बता सकता है, ये आपसे जानना चाहते हैं, तो कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स आप ये बनाओ। नेक्स्ट ये एक तरह से यही क्वेश्चन है, एक्सटेंशन इसका कह सकते हो कि व्हाट क्वालिटीज डू यू हैव टू बिकम एन असिस्टेंट कमांडेंट। तो असिस्टेंट कमांडेंट के लिए आपके पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या गुण है।
एक चीज़ हमेशा देखो कि ये एक जॉब ऐसा है जिसमें फिज़िकल और मेंटल दोनों कैलिबर की आवश्यकता है। तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, आपका कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो आप ये बता सकते हो कि आई हैव बीन अ स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम माय चाइल्डहुड या फिर माय स्कूलिंग डेज़ या फिर कॉलेज में आई वाज़ अ कैप्टन, देयर डिसिप्लिन एंड अदर थिंग्स या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एनसीसी किया हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें आपने ये किया या आप कुछ एन नंबर ऑफ एसएसबीज़ वगैरह में गए या फिर आप कॉलेज में क्लास रिप्रेजेंटेटिव रहे या इस ढंग से चीज़ें कुछ है आपके पास, जो ये दिखाता है कि आपके पास मेंटल कैलिबर भी है, फिजिकल कैलिबर भी है और आप यूनिफ़ॉर्म फोर्सेस के लिए सूटेबल हो। अब ये ज़रूरी नहीं है ना कि कोई फिज़िकली 180 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। वो जो कहते हैं ना राजू श्रीवास्तव में हीरो कौन होता है? तो जो जिसकी चौड़ी छाती हो और छाती पे बाम्बू रख कर के पूरा जहाज को पलट दे, टाइटैनिक वाला का वो जो ये होता। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब हर कोई 5 फीट 10 इंच का या 6 फीट का हो या फिर चेस्ट जिसका 90 हो या एक्सपेंशन पर 95 या मतलब वो सिक्स पैक हो, नहीं, कुछ ज़रूरी ये नहीं है। वो ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाता है, लेकिन वर्तमान में कुछ तो आपके पास है। आप ऐसा नहीं है रैंडम में चले गए तो कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटी जो आपके पास हैं, उस चीज़ को बताओगे। नेक्स्ट आपका योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ये मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो इनिशियल टाइम में जो भी पेड वाले में ये जॉइन किए हो, अब बाद में जो अंतिम समय में जॉइन करते हो, तो सबसे मैं वो चीज़ को नहीं करवाता हूँ। लेकिन जब शुरू में जो भी जॉइन करते हैं, तो उनको मैं स्वोट एनालिसिस ज़रूर करवाता हूँ कि आपके स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्च्युनिटी और थ्रेट। जो कोई भी पर्सन है उसके अपने स्ट्रेंथ हैं। देखो स्ट्रेंथ और वीकनेस जो हैं वो आपके इंटरनल हैं और अपॉर्च्युनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, ओके? ये दोनों अपॉर्च्युनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं और स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके जो पर्सनल ट्रेट होते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि आपके अंदर कुछ है चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम अ डिसिप्लिन्ड पर्सन ये आपका स्ट्रेंथ है। ये आप एक्सटर्नल फैक्टर से नहीं हो रहे हो। कुछ चीज़ें क्या होती है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ट्रेनिंग में हो या फॉर एग्ज़ाम्पल ना आपके पास फ्रीडम हो। जैसे मॉर्निंग में फॉर एग्ज़ाम्पल ये बहुत सारे लोग आपको इंक्लूडिंग मी सम टाइम ऑब्वियसली ये लगता है कि ये लेटे रहो। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ चलो कि ठीक है सवेरे सो जाओ और सवेरे जागो। तो ये क्या है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डिसिप्लिन्ड वे में जाग रहा हूँ, तो ये मेरा स्ट्रेंथ है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं जा रहा हूँ, तो हमारे फ्रेंड्स हैं, तो वो कोई 9 एएम पे जागते हैं, कोई 10 एएम पे जागते हैं, कुछ लोग हैं कभी-कभी 11 एएम पे जागते हैं और कभी-कभी उनको 12 पीएम के बाद जागते हैं दिन में। यदि ख़ास करके जिस दिन उनका ऑफ़िस ना रहा, उनको वर्क ना रहा तो कभी-कभी 12 बजे उठते हैं। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, संडे हो, मंडे हो। हाँ, मतलब इन जनरल कभी-कभी ये है कि 7 एएम अदरवाइज़ मैं 6 एएम या 6 एएम से पहले भी समटाइम 5 एएम पे जाग जाता हूँ। तो ये मेरी ये स्ट्रेंथ है। फिर उसके बाद चलो मॉर्निंग वॉक पे गया या जो भी चीज़ें किया या सम टाइम है कि कुक नहीं आया या जो भी है, तो खुद से खाना बना लेना। अब कुछ लोग हैं चलो ठीक है मतलब नहीं आया तो रहने दे, बाहर से ऑर्डर करें। दैट्स अदर थिंग वो चीज़। लेकिन ये आपका स्ट्रेंथ है कि आप अपनी चीज़ों को कर सकते हो, आप अपने आप एक डिसिप्लिन पर्सन हो, आप एक ऑनेस्ट पर्सन हो, आप यू आर अ पर्सन हू इज़ हैविंग परसिवेरेंस। कि इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स इन लाइफ यू आर कीपिंग मूविंग तो ये आपके स्ट्रेंथ हो जाते हैं इन नंबर ऑफ पीपल आप डिफरेंट चीजों को फाइंड कर सकते हो अब वीकनेसेस वीकनेस में क्या है कि वीकनेस को इस ढंग से प्रेजेंट करना है कि वो वीकनेस कुछ मामले में लगे कि ये पॉजिटिव ट्रेट्स हैं वीकनेस में कभी नहीं बोलोगे कि आई एम ए चेन स्मोकर एंड आई एम हार्ड ड्रिंकर या फिर वो जो उस ढंग से कभी नहीं। आप वीकनेस आप ये बोलोगे कि सम टाइम आई एम इमोशनल टू मच इमोशनल तो ये प्रॉब्लम है। फिर कुछ चीज़ें सम टाइम गेम खेलने की फॉर एग्ज़ाम्पल कि सम टाइम इफ आई स्टार्ट प्लेइंग गेम और जो भी ख़ास करके ऑनलाइन गेम या फिर कंप्यूटर गेम या मोबाइल गेम, तो सम टाइम ये चीज़ ये बोलोगे कि सम टाइम इफ आई एम playing then I can play for long time so that is my weakness sometime और फिर फॉर एग्जांपल ये चीज़ें हैं अब ये जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने बोला ना कि स्ट्रेंथ तो उसी में ये है कि मेनी टाइम इफ आई एम फॉर एग्जांपल स्टडीइंग या डूइंग समथिंग so I wake up late at night then it is very difficult sometime to wake up early in the morning
या उस ढंग से जो भी चीज़ों को, या फिर मतलब आई डू नॉट प्रिपेयर नोट्स फॉर मेनी थिंग, तो ये भी आप वीकनेस कह सकते हो। तो वीकनेस में क्या है कि जो ऐसे कुछ चीज़ों को बताओ जिसमें कुछ ना कुछ जो है पॉजिटिव ट्रेड्स आपको हो। अब ये देखो, मैं इनका एक कोई भी आंसर नहीं लिख रहा हूँ आपको, मैं चाहूँ तो आंसर लिख दूँ कि यस ये ट्रेड्स, लेकिन डियर हर पर्सन जो है अलग-अलग, मैं चीज़ों को समझा सकता हूँ। बाकी आप अपने, हमेशा मैं यही बोलता हूँ ना, मैं क्यों हमेशा जोर देता हूँ कि जो भी आप इंटरव्यू में जुड़े हुए हो, में से पर्सनैलिटी टेस्ट में चाहे आप पेड में हो या नॉन पेड में हो, ऑब्वियसली पेड वाले हैं तो उनको प्रॉपर केयर होता है और उनको मॉक इंटरव्यू से लेकर के सारी चीज़ों को बताते हैं, उनको सफिशिएंट टाइम देते हैं। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप इंडिविजुअल एक अलग हो, आपके जो दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, वो आपसे अलग हैं। आप जो ये सोचते हो कि उसका आंसर मैं दूँगा, तो ये मुश्किल है। तो आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको इंटरनल होते हैं और अपॉर्च्युनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। अब जस्ट फॉर एग्जांपल लो कि किसी ईयर में कोई कैंडिडेट है, जस्ट एक एग्जांपल से समझो कि किसी का 2 मार्क्स से नहीं हुआ सिलेक्शन और उस साल सीट्स कम हैं, तो मे बी सीट थोड़ा-सा ज़्यादा रहता, तो सिलेक्शन आप हो जाते, या जो भी चीज़ें हैं। या फिर कुछ ऐसे टाइम में, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेजुएशन आपने ऐसे टाइम में किया कि कोविड आ गया, बीच में एग्ज़ाम नहीं हो पाया, या जो भी कुछ चीज़ें हैं, या कुछ और ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो उसको थ्रेट में आप रख सकते हो। अपॉर्च्युनिटी में कि राइट टाइम पे आपने राइट डिसीज़न लिया, वो आपका हिट हो गया, ओके। अब ये क्वालिटी ऑफ ए गुड असिस्टेंट कमांडेंट, तो ये पहले ही एक तरह से आपके अंदर क्या क्वालिटी है, तो क्वालिटी ऑफ ए गुड असिस्टेंट कमांडेंट, तो गुड असिस्टेंट कमांडेंट में आप इसको देखो कि एक्चुअल में क्या इन्हें चाहिए। तो जो लीडरशिप क्वालिटी का है, डिसिप्लिन, जो पंक्चुअलिटी, केयरिंग नेचर ऑफ पीपल, ओके, फॉलोइंग रूल्स, लॉ, एसओपी, ओके, क्विक डिसीजन, तो एटसेट्रा। आप ये इसको 5-6, देखो नॉर्मली क्या है कि आप लिस्ट इसके बना लो 10। अब भाई इसमें ना बहुत आपको 100 भी मिल सकते हैं, लेकिन 10 के बना लो, बट 5 पर उस पर वर्क कर लो, क्योंकि 5 से ज़्यादा जनरली नहीं। नेक्स्ट है कि आर यू कंफर्टेबल टू चैलेंजेस पोज्ड बाय द जॉब, पार्टिकुलरली इफ यू आर नॉट गेटिंग योर डिजायर्ड फॉर। समटाइम ये होता है ना कि आपने सीआईएसएफ दिया, आपने उसके जो ट्रेड्स बताए कि किस कारण से, कॉजेस बताए, रीजंस बताए कि इस कारण से हम सीआईएसएफ ये कर रहे हैं, ले रहे हैं। अब उसमें क्या हुआ कि यदि वो आपको अपने अनुसार जो है, ओके, सो ये यदि आपका नहीं मिल रहा है, तो क्या आप एडजस्ट कर पाओगे आप दूसरे जॉब में? तो आपको हमेशा ये होना चाहिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, और उसमें आपको अपने रियल लाइफ से एग्ज़ाम्पल देने चाहिए कि इवन इफ डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, आई सर्वाइव्ड, सर्वाइव्ड द थिंग्स, आई वर्क वेरी वेल। ओके। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप्स ऑफ वेलफेयर मेजर्स कैन यू टेक एज़ एन असिस्टेंट कमांडेंट? तो असिस्टेंट कमांडेंट में इन जनरल जो आपका देखोगे कि आपकी ड्यूटी क्या है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। लेकिन आज के डेट में देखोगे कि हर जगह जो है फॉर एग्जांपल सीआरपीएफ, मैं सीआरपीएफ में रह चुका हूँ, तो सीआरपीएफ जैसे देखोगे तो एक हेल्पिंग बीइंग है, तो वो हेल्प करता है, चाहे वो स्मॉल फाइनेंशियल सपोर्ट हो, या फिर हेल्थ के टर्म में हो, ब्लड डोनेशन या उस टाइप की चीज़ों को। अब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ जैसे मेरे बैचमेट्स थे, तो वो बोल रहे थे कि जैसे हम लोग क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करते हैं, जैसे ठंडा का मौसम आया तो ब्लैंकेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए, ये सारी चीज़ों को करते हैं। तो कुछ जो होता है स्पेसिफिक आपका वेलफेयर का काम नहीं है, लेकिन स्मॉल वेलफेयर मेजर्स आपको सम टाइम क्या होता है कि कुछ ही किसी चीज़ में जैसे आपके पास ये लिमिटेड कोटा मिलता है कि इतना आप एक्सपेंडिचर कर सकते हो, या आप अपने इनिशिएटिव पे भी कर सकते हो। जैसे किसी एनजीओ से आप जुड़े हुए हो, तो एनजीओ से आप ये वर्क कर सकते हो, या आप अपनी कैपेसिटी से ही 1000 500 या किसी को कैश में या काइंड में दे करके कर सकते हो। या फॉर एग्ज़ाम्पल आस-पास कोई स्कूल है जहाँ टीचर्स नहीं हैं या कम हैं, तो कभी-कभी जैसे आपके पास यदि टाइम मिलता है तो आप वहाँ टीचिंग कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप उसको कर सकते हो, ठीक। लेकिन स्पेसिफिक ऑब्वियसली है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट का वो काम है, मेनली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, कि वेलफेयर मेजर्स पहुँचाना, या फिर ब्लॉक जो लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, स्टाफ्स हैं, उनका काम है। लेकिन आपके पास थोड़ी-सी कैपेसिटी जो है उसमें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कि रोल ऑफ फिजिकल फिटनेस इन सीएपीएफ, एंड डू यू थिंक यू आर फुलफिलिंग द हायर स्टैंडर्ड ऑफ एनी इवेंचुअलिटी? तो देखो अभी फिलहाल मैं मान के चलो, देखो पहला तो ये है कि रोल ऑफ फिजिकल फिटनेस, ये तो आप जनरली है
कि इसमें मिनिमम इनफैक्ट सबसे पहले ये है कि मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट होती है और वो जो फिजिकल स्टैंडर्ड एक तरह से लिया जाता है तो वो मिनिमम लिया जाता है आप मानो क्योंकि कांस्टेबल या एसआई वगैरह के और आपसे बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये मानो कि ये मिनिमम स्टैंडर्ड लेकिन जब आप जॉब में जाओगे तो और आपके चैलेंजेज़ आपके और चुनौतियाँ आएगी। तो उन चुनौतियों के लिए क्या आप ये बोलोगे कि अभी मैं एक बेसिक ये हूँ, मैं 5 किलोमीटर्स या जो भी है 4 किलोमीटर्स तक रन कर रहा हूँ। लेकिन मेरे अंदर एक पॉजिटिव है ट्रेड्स है कि मैं मतलब कर सकता हूँ। आई एम मोटिवेटेड टुवर्ड्स डूइंग दैट थिंग और प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद मैं ईज़िली कर लूँगा कंफर्टेबली। नेक्स्ट आपका रोल ऑफ सीएपीएफ्स इन इलेक्शन ड्यूटी। तो इलेक्शन ड्यूटी में आपका क्या है? लॉ एंड ऑर्डर एक तरह से मेंटेन रखना। लॉ एंड ऑर्डर। ऑब्वियसली आप स्टेट पुलिस को सपोर्ट कर रहे हो। आप जो भी ओवरऑल कमांड में जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के एसपी जो हैं, उनके ओवरऑल कमांड में। लेकिन आप फॉर एग्ज़ाम्पल असिस्टेंट कमांडेंट हो, तो आपके अंदर ट्रूप्स हैं। तो आप में भी हो सकता है कि किसी एरिया में कोई सेंसिटिव एरिया है, तो वहाँ जो आपका पुलिस स्टेशन है, तो एसएचओ जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है, तो उसके आप संपर्क में रहो, उसके कोऑर्डिनेशन में वर्क कर सकते हो। कुछ ऐसे प्लेसेस में आप रह सकते हो डिस्ट्रिक्ट एसपी से भी आप या डीएसपी हैं जो भी या एएसपी हैं। ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट एसपी से आप रेगुलर वो में नहीं रहोगे ना क्योंकि उनके पास बहुत सारे वर्क होते हैं, बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो ऑलरेडी उनके पास बहुत चैलेंजेस तो मान के चलो कोई असाइन हुआ कि ये आपके कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होंगे। तो इलेक्शन में आपका एक तरह से पीसफुल तरीके से इलेक्शन करवा देना। तो उसमें जो भी आप फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे आप असिस्टेंट कमांडेंट होगे तो मे बी आपके अंदर सपोज़ आपकी कंपनी जा रही है, तो मे बी कंपनी में सपोज़ 100 पीपल जा रहे हैं। तो वो 100 पीपल जो कुछ सर्टेन लोकेशन में मान के चलो कि 20 किलोमीटर के रेडियस में आपके लोग हैं। ऑब्वियसली अब आपके पास ऐसा नहीं होगा ना इलेक्शन में कि एक आपका कुछ पर्सन यहाँ हैं और कुछ 200 किलोमीटर की दूरी पे नहीं। इनफैक्ट आपको कमांड करना है उनको तो 20 किलोमीटर के आस-पास। तो आपका ड्यूटी क्या होगा कि आप अपने जिप्सी जो भी है, कुछ जवानों को आप अपने साथ रखोगे और एक तरह से आप निरीक्षण करोगे कि चीज़ें सही चल रही है। अब जैसे 4 जवान को आपने छोड़ दिया, अब हो सकता है कुछ ऐसा सिचुएशन आए कि वो 4 जवान कंट्रोल करने के लिए, तो आपको जैसे ही सूचना मिलती है या तो आप बीच-बीच में आप ये जिस दिन आपकी ड्यूटी है, तो आप रोटेट करते रहोगे और फिर अपना जहाँ कुछ इश्यूज़ हैं, वहाँ जाकर के डिस्कस करोगे चीज़ों को समझाओगे। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं 4 है और आपके पास 6 जवान्स हैं और 1 आप हो, तो 7 हो गए। तो आप कहीं भी जाकर के 7 और प्लस 4 तो 11 का स्ट्रेंथ तो आप हैंडल आराम से कर सकते हो, आपकी ट्रेनिंग है, आप ट्रेन्ड सोल्जर होते हो, तो चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। फिर उसके बाद है कि ज़रूरत पड़ने पे आपके पास स्टेट पुलिस है, जो कॉन्टैक्ट सेंटर है, वहाँ से आप एक्स्ट्रा ये या नियर बाय आपके पीपल हैं, तो किसी जगह पे पीसफुल है और कहीं अनइवेंचुअल सिचुएशन आ गया, तो आप वहाँ से कोऑर्डिनेट करके चीज़ों को कर सकते हो, ओके। तो एट द एंड ऑफ द डे अब जैसे कुछ ये सिर्फ़ वही दिन ड्यूटी नहीं होता, बहुत बार क्या होता है, आपको इलेक्शन के 15 डेज़ पहले ये लिया जाता है। तो ये रहता है ना जैसे देखो कि कैश बहुत सारा रिकवर होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप 50,000 प्लस से अधिक कैश नहीं ले जा सकते हो, तो यदि ले जाते हो तो आपको कॉज़ देना पड़ेगा, लेकिन मेबी वो आपका सीज़ किया जा सकता है, आर्म्स, लिक्कर ये सब चीज़ें जो है वो उसको निगरानी करना तो चेक पॉइंट पे भी चेक पोस्ट पे भी आपको लगाया जाता है। ओके, तो ये है। नेक्स्ट फॉर एग्ज़ाम्पल है कि हाउ योर ग्रेजुएशन कोर्स विल हेल्प इन सीएपीएफ जॉब। अब ये देखो कुछ लोग हिस्ट्री में हो, तो हिस्ट्री से ग्रेजुएशन किए हो तो एज़ सच अब बहुत सारी चीज़ें तो हिस्ट्री वाला चीज़ें नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ये चीज़ें आप कर सकते हो ना कि हिस्ट्री टीचर्स मी कि पास्ट के जो मिस्टेक्स हुए हैं हमें मिस्टेक दोहराने नहीं चाहिए। वो जो कहते हैं ना कि दोज़ हू आर not learning from their past or their mistakes, they are condemned to repeat it. I'm forgetting the name of the person who gave this quote. तो आपको हिस्ट्री से हो, तो आपको ये चीज़ है कि हमें अपने पास्ट से सीखना चाहिए। पास्ट जो मिस्टेक्स हुए हैं, चाहे वो कोर्स में ही क्यों ना हो, तो हमें उससे लर्न करना चाहिए, हमें उससे सीखना चाहिए और उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करना चाहिए इन फ्यूचर में। अब सपोज़ आप ज्योग्राफी से हो, तो ज्योग्राफी में हो तो वो जो फॉर एग्ज़ाम्पल नेपोलियन कहा करता था ना ज्योग्राफी रूल्स द वर्ल्ड। आप कहीं भी ऑपरेशन में जाते हो तो ज्योग्राफी बहुत मायने रखता है। आपको एक ऐसे लोकेशन पे आर्ट ऑफ वॉर भी देखो, ज्योग्राफी उसमें बहुत मायने रखता है, उस आर्ट ऑफ वॉर बुक में। तो आपको ज्योग्राफी बहुत मायने रखता है। साइंस से हो तो बहुत सारी चीज़ों को सीखने में आपको मदद करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन तो आप अपने सब्जेक्ट से ये जोड़ने का कोशिश करो। नेक्स्ट आपका है चैलेंजेज़ ऑफ सीएपीएफ एट दिस टाइम। तो एक चैलेंजेज़ जैसे है मैन पावर का। अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल है ना कि मैन पावर जैसे अब एक कंपनी में थ्योरेटिकली तो 135 पीपल हैं, लेकिन 135 पीपल होते नहीं हैं। किसी में 90 है, किसी में 100 है, किसी में वो 105 है। अब उसमें लीव माँगते हैं,
तो बहुत लोगों को लीव नहीं मिल पाता, छुट्टी टाइमली नहीं मिल पाता, ये एक प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद जो एक बार तो ट्रेनिंग आपका हो जाता है, लेकिन जो मिड टर्म ट्रेनिंग का फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है। ठीक है। तो वो दोनों साइड से लैक है। एक तो लैक अपने जो ज़बान से हैं वो भी थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, मतलब कभी मौका भी मिलता है तो बस टाइम पास टाइप का करते हैं, मतलब और जो फैसिलिटी भी बहुत बार ये कम होती है। फिर जो आपका जो डिफरेंट एन नंबर ऑफ चैलेंजेज़ हैं, फिर फॉर एग्ज़ाम्पल ये लो रिमोट लोकेशंस बहुत सारे हैं उसमें, या फिर जैसे बहुत सारे जो किट्स वगैरह हैं, या फिर एक तरह से मतलब मेंटल टेंशन एटसेट्रा बहुत सारा चीज़ें हैं, समटाइम हार्डनेस एंड ऑल। तो आपको कुछ जो भी है फाइंड करो, और ख़ास करके जो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेकंड प्रायोरिटी है, तो ऑब्वियसली उस पर ये ज़्यादा इनफैक्ट आपको सबके बारे में जानना चाहिए। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, जो कि फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और इनको आपको प्रिपेयर करना चाहिए। और कभी भी हमेशा ध्यान रखो कि वन साइज़ डज़ नॉट फिट एवरीवन। आपको अपने अनुसार वर्क करना है, क्वेश्चन सेम हो सकता है लेकिन आंसर आप अपने अनुसार फाइंड करने की कोशिश करो। कुछ भी क्वेश्चंस, क्वेरी, डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, या फिर इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे आप मैसेज कर सकते हो, या इस टेलीग्राम नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हो 7404909669। जिन्हें भी लगता है कि हमें जॉइन करना चाहिए मॉक इंटरव्यू के लिए या जो भी गाइडेंस के लिए, यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू।